1857 की बगावत के दिन भी बड़े अजीब दिन थे। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ नफ़रत उबल रही थी। छोटे बड़े अलग अलग इलाकों में अंग्रेज़ी फ़ौजों पर हमले हो रहे थे। ये वाक़या है थाना भवन का। थाना भवन के इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी की फ़ौज के ऊपर लगातार हमले हो रहे थे। इस छोटी सी नन्ही सी बगावत ने एक बड़ी बगावत का रूप ले लिया तब जब अंग्रेज़ों को अंबाला और बुलंदशहर से इमदाद मंगानी पड़ी। बहुत कम ऐसा हुआ है कि मुट्ठी भर इनकलाबियों ने अंग्रेज़ों का नाक में दम कर दिया हो। अंग्रेज़ी फ़ौजी दस्तों पर जो लगातार हमले हो रहे थे वो कोई और नहीं कर रहा था, वो मौलाना कासिम नानौतवी और मौलाना गंगोही की रहबरी में उनके साथी कर रहे थे। इन लगातार हमलों ने अंग्रेज़ी फ़ौज का बुरा हाल कर दिया, मगर ये आज़ादी के जाबाज सिर्फ हथियार बंद लड़ाई लड़ना नहीं जानते थे। उसके साथ इन्होंने हिंदुस्तान के एक बड़े मदरसे की ताकबेल डाली, मदरसा दारुल उलूम। ये वही मदरसा था जो आज तक मुस्लिम दुनिया की रहबरी कर रहा है, और ये वही मदरसा था जिसने लगातार अंग्रेज़ी साम्राज्य की मुखालफत की। ये वही मदरसा है जिसने हमेशा टू नेशन थ्योरी, दो कौमें दो मुल्क की लगातार मुखालफत की। कासिम नानौतवी की पैदाइश 1831 में सहारनपुर के नानौता गांव में हुई और उन्हें खुर्शीद हुसैन का नाम दिया गया। उनके भाई बहनों का इंतकाल कम उम्र में ही हो गया था और जाहिर है कासिम अपने वालिदैन को बहुत प्यारे थे। कासिम की शुरुआती तालीम कस्बे के मकतब में हुई। बचपन से ही वो बेहद ज़हीन, बुलंद हिम्मत, चुस्त और होशियार थे। पढ़ाई में हमेशा अपने सब साथियों से आगे रहते थे। छोटी उम्र में ही उन्होंने कुरान पूरा पढ़ लिया था। जल्द ही उनके वालिद ने उन्हें मौलवी मेहताब अली के मदरसे में पढ़ने के लिए देवबंद भेज दिया। देवबंद से वो अपने नाना मौलवी वजीहुद्दीन के पास सहारनपुर चले गए। यहाँ उन्होंने मौलवी नवाज सहारनपुरी से अरबी और फारसी ग्रामर की तालीम हासिल की। 1842 में सहारनपुर में वबाई बुखार फैला, जिसमें उनके नाना का इंतकाल हो गया और वो वापस नानौता आ गए। मियाँ, वो दिन दूर नहीं जब आज़ादी हमारे करीब है। हुजूर, हम कब तक यहाँ घर पे रहेंगे? क्या हुआ कासिम, घर में आपका दिल नहीं लगता? कुछ बात हुई क्या? नहीं हुजूर, कोई बात नहीं है, बस हम आगे पढ़ना चाहते हैं। ये सब किताबें हम जाने कितनी बार पढ़ चुके हैं, हमें आगे तालीम हासिल करनी है। जल्दी ही मौलाना ममलूक अली यहाँ तशरीफ ला रहे हैं। हमने आपके बारे में उनसे जिक्र किया था। अब आपको दिल्ली भेज देंगे ताकि आप आगे की तालीम ले सके। जी हुजूर। अब आप जाइए और कुरान हिफ्ज कीजिए। गांव में कुछ वक्त गुजारने के बाद वो ममलूक अली के साथ दिल्ली आ गए। यहाँ उनकी मुलाकात रशीद अहमद गंगोही से हुई, जो जल्द ही दोस्ती में तब्दील हो गई। रशीद गंगोही, याकूब नानौतवी और कासिम नानौतवी तीनों साथ रहा करते थे, साथ पढ़ते थे। यहीं अपने उस्ताद के कहने पर उन्होंने दिल्ली कॉलेज में दाखिला लिया, मगर ये सिलसिला ज़्यादा देर जारी न रह सका। उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और तब रियाजी के मशहूर उस्ताद मास्टर रामाचंद्रन ने कहा, आज दिल्ली कॉलेज ने एक ज़हीन तालिब इल्म खो दिया है। दिल्ली कॉलेज में अपनी तालीम दरमियान में छोड़ देने के बाद ही उन्होंने मौलाना अब्दुल गनी मुजद्दिदी से
हदीस की तालीम हासिल करना शुरू की। यहीं दिल्ली में उन्होंने अरबी की भी तालीम हासिल की। यहीं वो मौलाना अहमद अली के शागिर्द बने और फिर हाजी इमदादुल्लाह के हाथ पर बैत की और बाद में उनके जानशीन मुकर्रर हुए। दिल्ली कॉलेज तो असल में हमारा ममलूक अली साहब जो थे इनके मौलाना कासिम साहब के जो असल उस्ताद थे, बल्कि कहना चाहिए जो उनको यहाँ से लेकर भी गए थे और उनके फैमिली के बड़े भी थे, ख़ानदान के बड़े वही थे हमारा ममलूक अली। वो उनके साथ और लोग भी गए थे दिल्ली पढ़ने के लिए और वही हज़रत मौलाना कासिम साहब को भी लेकर गए थे। और मौलाना ममलूक अली साहब दिल्ली कॉलेज के हेड मुदर्रिस भी थे। और मैं उसके लिए एक लफ्ज़ और है, मैं नहीं जानता उसका आप अंग्रेज़ी में, कि कॉलेज के रूह रवां, कॉलेज का पूरा सिस्टम उन्हीं की ज़ात पर चलता था। और ये भी अजीब बात है कि जब मौलाना ममलूक अली का इंतकाल होता है 1851 में ग़ालिबन, उसके बाद फिर वो कॉलेज की वैसी हैसियत नहीं रही। तो मौलाना ने वहाँ पढ़ा, मौलाना कासिम साहब ने, लेकिन फिर वो इम्तिहान नहीं दिया। तो रामचंद्र साहब अफसोस करते थे कि अगर ऐसा ज़हीन तालिब इल्म था कि अगर वो इम्तिहान देता तो हमारे स्कूल की इज़्ज़त में इजाफा होता। इतने बरस बीत गए मेरे दोस्त तुम्हें देखे हुए, आज अल्लाह की मेहर हुई तो तुम्हारा दीदार हुआ। सच मुद्दत गुजर गई आपका चेहरा देखे हुए मौलाना। आप खाने का इंतजाम कीजिए, हम आते हैं। आइए मौलाना साहब। जी आइए मौलाना साहब, तशरीफ रखिए। कहिए अचानक बुलावा कैसे भेजा? सब खैरियत तो है? हाँ सब खैरियत है मौलाना साहब, बस मुल्क को छोड़कर। ये बात तो आपने दुरुस्त फरमाई। इन अंग्रेजों के जुल्म तो हर रोज बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर अब कुछ नहीं किया गया तो कल का क्या होगा खुदा ही जाने। ये लड़ाई हमें खुद ही लड़नी होगी मौलाना साहब। इसी सिलसिले में हमने हजरत साहब से भी मुलाकात की थी। पहले हम शामली पर कब्जा करते हैं, फिर दिल्ली की ओर कूच किया जाएगा। अगर हमने शामली आज़ाद करवा लिया तो आसपास के इलाकों में भी जंग शुरू हो जाएगी। फिर इन मुट्ठी भर अंग्रेज़ों को बाहर फेंकना कोई बड़ा काम नहीं होगा। वैसे भी आजकल हिंदुस्तानी सिपाही अंग्रेज़ों के खिलाफ होते जा रहे हैं। अगर हम एक हो जाएंगे तो आज़ाद होने से हमें कोई नहीं रोक पाएगा। इंशाअल्लाह। तो फिर कल सुबह रुक करते हैं शामली का। और ज़रूर। शामली में 1857 में जो बगावत हुई उसके मरकजी किरदार थे काजी इनायत अली थानवी, हाजी इमदादुल्ला, मौलाना कासिम नानौतवी और मौलाना रशीद अहमद गंगोही। मौलाना कासिम और मौलाना गंगोही पहले से ही शामली में एक मुसल्लह अवामी बगावत के मंसूबे बना रहे थे। इस बगावत के लिए हथियारों की फराहमी सबसे बड़ा मसला बना हुआ था। हुकूमत के पास बंदूकें थीं जो इनकलाबियों के पास नहीं थीं और न इतना पैसा था कि बंदूकें खरीदी जा सके। वालेकुम सलाम, बैठिए। कहो कैसे हो इनायत अली? गुलाम कैसे हो सकते हैं मौलाना साहब, बस वैसे ही। और तुम तो सरकारी आदमी हो, गुलाम कैसे हुए? गुलाम तो हम जैसे हिंदुस्तानी है। अब मैं सरकारी मुलाजिम नहीं रहा मौलाना साहब, अब मैं भी हिंदुस्तानी हूँ, पक्का हिंदुस्तानी। इन अंग्रेजों को अपने मुल्क से बाहर निकालने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। मौलाना साहब, परसों रात में हथियारों का जखीरा थाना भवन से निकलेगा, जिसकी रक्षा के लिए बहुत थोड़े से सिपाही हैं और 2 बंदूक वाले सिपाही। सूरज ढलने के बाद वो जंगल पार करेंगे, बस यही मौका है हमारे पास।
बड़ी बेहतरीन खबर लाए हो इनायत अली। अंग्रेज़ों का एक दस्ता जा रहा था, ये जो रोड है इसी पर, और उनको इत्तला मिली थी। कथकला में माफ कीजिए, ये कहाँ से कहाँ जा रहा था वो आप? गालिबन वो सहारनपुर से आया था और उसे इस इलाके में मुमकिन है कि मेरठ या अम्बाले जाना हो, लेकिन वो उधर से गुज़र रहा था तो इन लोगों ने उस पर हमला किया था और वो तोप खाना भी लूट लिया था और उसका असलहा भी इन लोगों ने अपने कब्ज़े में कर लिया था। और जो बाज़ और मालूमात हैं, बहुत अहम मालूमात ऐसी हैं जब तक सामने नहीं आई हैं, वो सब मैंने फराहम की हैं कि इन लोगों ने जब अंग्रेज़ों से जंग लड़ी है तो एक मुसलमान तोपची थे थानावन में, और वो किसी ज़माने में रंजीत सिंह की फ़ौज में रह चुके थे और बड़े माहिर तोपची थे। तो जब तक वो रहे तो उस वक्त तक अंग्रेज़ों का कुछ बस नहीं चला। उनके निशाने बहुत ही आला दर्जे के थे और बहुत ही वो अपना माहिर थे अपने फ़न के। काजी साहब जब यहाँ से गए तो अंग्रेज़ अफसरान ने लिखा है, हमारा जो उर्दू लिटरेचर है उसमें उसका तज़किरा नहीं है कि उन्होंने गंगा में 200 मुसल्लह कश्तियाँ रखी हुई थी जिसमें लोग जा सकते थे उनके साथ। आप अंदाज़ा कीजिए कि उस आदमी के जहन में कितना बड़ा प्लान है, कितना बड़ा मंसूबा है कि 200 कश्तियाँ तैयार रखना और उनमें सिपाही रखना ताकि हम कहीं भी जाकर ये कार्रवाई कर सकें। वो बहुत ही अजीब बात है। ये इसका जिक्र कहाँ हुआ है? ये 200 की ये अंग्रेज़ अफसरान ने लिखा है, मेरे पास है वो सब तमाम प्रूफ। हाँ, और इसी तरह हमारे इलाके में यहाँ बागपत में बिजरौल के बहुत बड़े वो है तहरीक आज़ादी के मुजाहिद, वो बाद में कत्ल भी कर दिए गए थे। गद्दारी हुई थी, उनकी मुखबिरी हो गई थी, उनको कत्ल कर दिया गया था। जाटों में से हैं, तो उन्होंने इसमें बहुत बड़ा किरदार अदा किया। और यहाँ तक लिखा है, जो यहाँ का आपकी उसकी डायरी छपी है अभी, क्या नाम उसका, जानपेश शोर की, जानपेश शोर जो मेरठ में अंग्रेज़ी फ़ौज में था, बड़ा अफसर था और गालिबन राशन वगैरह का इंतज़ाम उसी के पास था। उसने लिखा है कि हम लोग तो सारे वहाँ से फ़रार हो गए थे और खेखड़े के करीब एक उसमें छुपे हुए थे कोठड़ी में, और 8 दिन तक हमें कुछ खाने पीने को नहीं मिला। और ख़ैर वो सब बातें, बहुत सारी बातें मुख्तलिफ़ लोगों ने लिखी हैं। और लिखा ये कि अगर हमने इसको न मार दिया तो होता, जहन से नाम निकल रहा है, अभी नाम बताता हूँ, जो बागपत के थे, बिजरौल के, कि अगर ये ख़त्म ना हो गए होते तो फिर हमारे लिए इस हिंदुस्तान में कोई मौका नहीं था। और ये सब लोग जो है ये काजी साहब के तैयार किए हुए थे, उनके रफ़क़ा में थे, उनकी प्लानिंग पर चल रहे थे। शामली में बगावत की चिंगारी सुलग चुकी थी। अंग्रेजी हुकूमत को जब इस बात का पता चला तो सितंबर 1857 में काजी इनायत अली, हाजी इमदादुल्ला और मौलाना कासिम नानौतवी के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने एक फौजी दस्ता शामली की तरफ रवाना किया। हाजी इनायत अली और हाजी इमदादुल्ला की क़यादत में इनकलाबियों ने लड़ाई लड़ी और उस कैंप पर हमला कर दिया जहां अंग्रेजी सिपाही रुके हुए थे। इस हमले में मौलाना कासिम नानौतवी बुरी तरह जख्मी हो गए, लेकिन इनकलाबी शामली की छावनी पर कब्जा करने में कामयाब हो गए और आज़ाद सरकार के क़याम का ऐलान कर दिया। अंग्रेज़ों के लिए ये बहुत बड़ा झटका था। फौरन ही अम्बाला और बुलंदशहर से फौजी दस्तों को शामली की तरफ कूच करने का हुक्म दिया गया। इनकलाबियों ने जिस जगह अंग्रेजी फौज का मुकाबला किया उसकी निशानी बस ये जरा सा जमीन का टुकड़ा बचा है। बाकी जमीन पर एक मकामी कॉलेज और शहर की म्यूनिसिपैलिटी का कब्जा है। उन शहीदों की इस यादगार पर कोई मेला नहीं लगता। उस बगावत की कोई यादगार यहाँ नहीं बनाई गई है और ऐसा लगता है कि बनेगी भी नहीं।
इनकलाबी ये मोर्चा हार तो गए, लेकिन अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। मौलाना कासिम नानौतवी समेत ज्यादातर इनकलाबी अंग्रेज फौज को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो गए। कितने लोग हैं इस घर में? हुजूर, मैं, मेरे अब्बू, मेरे 4 बच्चे और उनकी वालिदा। क्या हुआ हुजूर? खाना खा लीजिए जनाब। नहीं नहीं, हम मौलाना कासिम को ढूंढ रहे हैं। सरकार ने इनाम रखा है उस पर। कुछ भी खबर मिले हमें सूचना देना। जी हुजूर। वैसे तो हमारे घर कोई आ भी नहीं सकता। अगर कुछ खबर मिलती है तो अपने बेटे को भेजता हूँ जनाब। अब मेरी हालत तो रही नहीं, घर से बाहर कदम भी रख सकूं। ठीक है, चलो। अब क्या होगा मौलाना साहब? मेरी आपसे गुजारिश है कि कुछ दिन यहाँ और टिके रहें, जब तक ये मामला शांत नहीं हो जाता। देखते हैं, ऐसा अल्लाह को मंजूर होगा। 1857 के बाद मौलाना मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में घूमते रहे। लगभग 9 बरस बाद मुहर्रम की पहली तारीख 1866 के दिन मौलाना ने हाजी आबिद हुसैन और जुल्फ़िकार अली के साथ मिलकर, मौलवी मेहताब अली के साथ मिलकर एक छोटी सी मस्जिद, जिसे छत्ता मस्जिद के नाम से जाना जाता था, वहाँ मदरसा दारुल उलूम की शुरुआत की। ये किसी के वहमो गुमान में भी नहीं रहा होगा कि एक नन्हा सा छोटा सा मदरसा आगे चलकर पूरी इस्लामी दुनिया पर छा जाएगा। और ये तो किसी के वहमो गुमान में ना होगा कि आज़ादी के लिए जोक दर जोक, नस्ल दर नस्ल नए नए शहीद इसी मदरसे से पैदा होंगे। इसी मदरसे से वो तालीम पैदा होगी जिसने आज़ादी की राह पर नौजवानों को लगातार आने की तरगीब दी। कासिम नानौतवी का काम सिर्फ इस मदरसे तक महदूद नहीं था। उन्होंने बाद में 5 और मदरसों की दागबेल डाली। ये वो मदरसे थे जो नई नस्लों को लगातार साम्राज्य के खिलाफ और आज़ादी की जंग लड़ने के लिए तैयार करते रहे, उनके दिमागों को गरमाते रहे। ये बात गालिबन मुहर्रम 1287 की है कि छत्ता मस्जिद में 5 लोग जमा हुए थे। हाजी आबिद हुसैन साहब, मौलाना जुल्फ़िकार अली साहब, मुंशी फजल हक साहब, मुंशी मेहताब हुसैन साहब, एक साहब और थे जिनका नाम इस वक्त मैं भूल रहा हूँ। ये 5 साहिबान थे जिन्होंने दारुल क्या, एक मदरसे की, एक मकतब की शुरुआत करने का इरादा किया था कि मुसलमानों की हालत ख़राब है, उसके लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन उसी में उन्होंने हज़रत मौलाना कासिम साहब को शामिल रखा था, क्योंकि मौलाना कासिम साहब उस वक्त वहाँ तशरीफ़ फरमा नहीं थे। मौलाना उस वक्त मेरठ में मतबा मुश्तबाई में या हाशमी में काम करते थे। फिर उनको इत्तला दी गई थी, वो तशरीफ़ लाए थे। और फिर उसी दिन छत्ता मस्जिद में एक अनार था, उसके नीचे बैठकर 1 या 2 बच्चों ने पढ़ने शुरू किया था, यानी उस स्कूल की या मदरसे की या दारुल की, जो भी आपका ये है। और अब तक इंटरनेशनल बहुत बड़ी तहरीक है दारुल, उसकी शुरुआत वहाँ से हुई थी। अगर से मौलाना कासिम साहब का अजीब मामला है। हज़रत मौलाना कासिम साहब इन सब हजरात में जिन्होंने दारुल शुरू किया, इब्तदा की, उम्र में सबसे छोटे थे, लेकिन मर्तबे में सबसे बड़े थे। उनके बहुत बड़े भी जो उनके उस्तादों के दर्जे के थे, वो भी उनके बुज़ुर्गों की तरह एहतराम करते थे। और फिर बाद में तो अमलन जो कुछ हुआ वो हज़रत मौलाना की गोया फ़िक्र है। इस दौरान ईसाई मुबल्लिग लोगों को ईसाइयत की तरफ मायल करने की कोशिशें काफ़ी तेज़ी से कर रहे थे और कई जगह इंतज़ामिया की पुष्ट पनाही उन्हें हासिल थी।
मिशनरियों की कोशिशों के खिलाफ मजहबी तकरीबें मुनक्किद की जा रही थीं और 1870 के बाद के दौर में मौलाना पूरे हिंदुस्तान में इन मजहबी तकरीबों में शिरकत करते रहे और तब्दीली मसलक को रोकने की कोशिशें करते रहे। एक तकरीब में रुड़की में उनकी मुलाकात स्वामी दयानंद सरस्वती से हुई और उनके ताल्लुकात हमेशा बने रहे। मौलाना नानौतवी ने बेवा खवातीन की शादियों के हक में लोगों को तैयार करने की कोशिशें भी इस दौर में लगातार जारी रखी। उन्होंने फलसफे, इस्लामियात और दूसरे मज़ामीन पर मुताद्दिद किताबें लिखी। मौलाना ने बचपन में जो किताब हाथ में उठाई, तब से जिंदगी के आखिरी लम्हे तक पढ़ने और पढ़ाने के अमल से जुड़े रहे। मगर सिर्फ पढ़ाया ही नहीं, जब जब जरूरत पड़ी कलम उठाया और लिखा भी। वो सब कुछ लिखा जो वक्त की जरूरत थी और तहरीक आज़ादी की जरूरत थी। वो लाजवाब उस्ताद, बाकमाल मुसन्निफ, जादू बयां मुकर्रिर और जाबाज मुहिब्बे वतन थे। मौलाना की उम्र 50 बरस की भी न हुई थी कि वो अपने आखिरी सफर पर रवाना हो गए। जो मुख्तसर सी मोहलत उन्होंने पाई, उसमें इतना कुछ कर गए और अपने पीछे आने वालों के लिए इतना कुछ छोड़ गए हैं। और आज उनके इंतकाल के 125 बरस बाद भी उनके नाम की अहमियत कम नहीं हुई है। उनका कायम किया हुआ दारुल उलूम देवबंद और कौमी यकजहती और वतन परस्ती की वो राह जो मौलाना ने उजागर की थी, उनकी इफादियत आज भी बरकरार है। उनके बारे में शेख हाजी इमदादुल्ला महाजिर मक्की ने कहा था कि ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं, कई सदी बाद अल्लाह ने ऐसी शख्सियत पैदा की है।